हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज आकाश। सो आज के इस लेक्चर में हम इंडियन पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जिसमें हम सेट वन डिस्कस करेंगे और सेट वन में मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन डिफाइन किए हैं। तो इन 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये जो हमारा चैप्टर वन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो ऐसे ही मैं प्रत्येक चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए होंगे, जैसे कि यूपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, या फिर बिहार पीसीएस हो गया और झारखंड पीसीएस हो गया। आप कह सकते हैं कि यूपीएससी लेवल से और जितने भी स्टेट पीएससी एग्ज़ाम हैं तो उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो और आपको बता दें कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल त्रिवा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपको कोई क्वेरी करनी है या फिर आपका कोई डाउट है वहाँ से, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके त्रिवा क्लासेस को इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। द आइडिया ऑफ प्रियम्बल हैज़ बीन वारोड इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में 2015 में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो रहा है। देखिए क्या पूछा गया कि आइडिया ऑफ द प्रियम्बल हैज़ बीन वारोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, मतलब भारतीय संविधान में कहाँ के संविधान से ये आइडिया लिया गया, प्रियम्बल का आइडिया उधार लिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। द आइडिया ऑफ द प्रियम्बल वाज बारोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अगर इफ वी टॉक अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल वाज बारोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देन द राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर हो जाएगा अगर वी talk about the language of preamble and here talk about the idea of preamble। तो idea of preamble USA is the right answer और language of preamble ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। जो हमारे प्रियम्बल प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया था। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम। ऑप्शन दिए गए हैं द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट, द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी, द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट। एंड व्हेन वाज द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट वाज कमिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए राइट आंसर बनेगा 1867। तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट है जो वो 1867 में आया था। और इसमें आपको बता दें अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1.1, कह सकते हैं 1 का जो आर्टिकल 1 है तो उसमें कहा गया, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है उसमें कहा गया इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स वॉल्यूम 7 में कहा गया द ड्राफ्टिंग कमिटी consider the following of the language of the British North American Act which is given in 1867। it would not be appropriate to describe India a union although its constitution may be federal in structure। तो दैट ये कहा गया था आर्टिकल 1 और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स हुआ था वॉल्यूम 7 हुआ था जो, तो उसमें ये बात कही गई थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी को कंसीडर करके ये बात कही गई थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम्स विच वन इज सुप्रीम। तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में कौन सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, द सुप्रीम कोर्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट, द रिलीजन। तो आपको बताना है कि कौन सब सुप्रीम है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे यूपी पीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया था और बिहार पीसीएस जो 45th बिहार पीसीएस हुआ था वो 2001 में इसमें पूछा गया था। और इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, द कॉन्स्टिट्यूशन 1 इज द करेक्ट आंसर। तो ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब देखिए इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में क्या सुप्रीम है, द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जितनी भी डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी हमारी गवर्नेंस करने की जो भी पावर्स हैं, जो भी या फिर जो भी विधायी शक्तियाँ दी गई हैं, वो सब किस में दी गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की बात भी कहाँ पर की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। हालांकि क्या है कि सुप्रीम कोर्ट
जो कॉन्स्टिट्यूशन का संरक्षक है। लेकिन अगर सुप्रीम की बात की जाए तो सुप्रीम वन इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में तो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, सबसे बड़ा माना जाता है। और इसके फ्रेमवर्क की बात करें तो इट लेज डाउन द फ्रेमवर्क defining fundamental political principles, establish the structure, procedures, powers and duties of the government institutions and sets our fundamental rights, directive principles and the duties of the citizens। तो ये सब बातें इसमें कही गई हैं, इन सबको डिफाइन किया गया फ्रेमवर्क में, इनको डिफाइन किया गया। क्या क्या डिफाइन किया गया है? स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया, प्रोसीजर को डिफाइन किया गया, पावर्स एंड ड्यूटीज़ को डिफाइन किया गया है। किसकी पावर्स एंड ड्यूटीज? गवर्नमेंट की पावर्स एंड ड्यूटीज। और इंस्टीट्यूशंस एंड सेट्स आउट फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स को डिफाइन किया गया है। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनियन सोवियत संघ, रूस, रसिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। और यूपी पीसीएस 1998 में प्री में पूछा गया था, प्रीलिम्स यूपी पीसीएस 1998 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, यूएसए इज द राइट आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका इसका राइट आंसर बन जाएगा। अब देखिए इसके बारे में बात करें तो ये कहाँ से लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। और जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ कोर्ट्स टू एग्जामिन द एक्शन एंड द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टू डिटरमाइन वेदर सच एक्शन आर कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन एक्शंस जज्ड inconsistent और डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड देयरफॉर नल एंड वॉइड। तो ये बात कही गई है जुडिशियल रिव्यू का। ये मतलब आप कह सकते हैं कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, एक ब्रीफ डिफिनीशन है। तो ये आपको बता दें, एक बार फिर सुन लीजिएगा, क्या है कि जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द कोर्ट्स टू एग्जामिन द एक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टू डिटरमाइन वेदर सच एक्शन आज कंसिस्टेंट with the constitution and action judged inconsistent are declared unconstitutional and therefore null and void। तो ये जुडिशियल रिव्यू की एक तरीके से कह सकते हैं कि पावर के बारे में बताया गया है कि क्या है कि पावर ऑफ द कोर्ट, और काहे को एग्जामिन करता है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव को एग्जामिन करता है। आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट कह सकते हैं। और इसके साथ ही साथ में ये कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो इसका जो भी एक्शंस होते हैं, इसके जो भी कार्यपालिकाएं होती हैं या फिर कार्य होते हैं, वो किसके साथ होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के साथ होते हैं, संविधान के साथ होते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन इंडिया द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज इंजॉयड बाय। तो भारत में जो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है वो किसके द्वारा इंजॉय की जाती है? तो द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट के साथ भी की जाती है और इसके साथ ही साथ है, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो भारत में कितने? एक सुप्रीम कोर्ट है, वन इज द सुप्रीम कोर्ट। वो कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। और सुप्रीम कोर्ट आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के बारे में सबसे पहले। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उस समय जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे वो कौन बने थे? वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए थे। और यहाँ से क्या हुआ था कि 1774 में, तो 1774 में इन्होंने कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लाइज किया था। कहाँ पर किया था? कलकत्ता के अंदर इस्टेब्लाइज किया था। जिसमें क्या रखा गया था कि 3 जस्टिस रखे गए थे और 1 चीफ जस्टिस रखा गया था। कुल मिला के कह सकते हैं कि 4 न्यायाधीश रखे गए थे। जिसमें से जो एक न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम था क्या? लॉर्ड इम्पे। क्या नाम था? लॉर्ड इम्पे उनका नाम था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट जब 1774 में स्टेबलाइज हुआ था, स्थापित हुआ था कलकत्ता के अंदर, तो वह किसने कराया था? वारेन हेस्टिंग्स ने कराया था। किस एक्ट के तहत आया था? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया था। और इसमें जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे वो लॉर्ड इम्पे को इसके मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। तो अब आपको इसके बारे में बता दें कि देखिए जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था? इन इंडिया द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज इंजॉयड बाय। तो
द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज इंजॉयड बाय, किसके द्वारा एंजॉय किया जाता है? द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट्स, इसके द्वारा एंजॉय किया जाता है। अब इसमें कुछ केसेस हुए थे, इनके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए क्या हुआ था कि जैसे कि द डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज़ बीन ऑर्गेनाइटेड एंड डेवलप्ड इन द यूएसए। तो यूएसए में जब डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ये ऑर्गेनाइट हुई थी और डेवलप हुई थी यूएसए में, तो इसका क्या हुआ था कि इट वाज प्रोपाउंडेड एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फेमस केस ऑफ मार्बरी वर्सेस मेडिसन 1803 बाय जॉन मार्शल। तो ये एक केस आया था और उसमें क्या कहा गया था कि द चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका सुप्रीम कोर्ट के तहत ये केस आया था। तो ये जो वाई जॉन मार्शल थे उन्होंने ये केस रखा था। कौन सा केस रखा था? मार्बरी वर्सेस मेडिसन, जो 1803 में रखा गया था। और किसने रखा था? जॉन मार्शल ने रखा था। और ये कौन थे? ये अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से उस समय के 1803 में चीफ जस्टिस थे। और इसमें और क्या बात हुई थी कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फर्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑन द जुडिशरी, दैट इज बोथ द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दोनों को अंदर लिया गया है कि दोनों की बातें कही गई हैं। और द सुप्रीम कोर्ट हैज द डिक्लेयर द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू एज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिक्लेयर किया है कि द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू की, जो भी जुडिशियल रिव्यू की पावर रहेगी वो जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर होगा उसके अकॉर्डिंग ही होगी, उसके बेसिक पर ही होगी। तो ये बात कही गई थी। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इसमें देखिए क्या दिया गया है, द फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है क्योंकि यूपी पीसीएस मेंस 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कनाडा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कनाडा। अब कनाडा क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल इन नेचर, नेचर से कैसा है? फेडरल है। और द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल सिस्टम इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। तो कनाडा इज द राइट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? The Indian parliamentary system is different from the British parliamentary system in that India has both aerial and the nominal executive, a system of collective responsibility, bicameral legislature और द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो ये आपको बताना है। तो ये पूछा गया था आईएएस यूपीएससी सीएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रीलिम्स में 1998 में। कब पूछा गया था? 1998 में पूछा गया था। तो ये अब के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके लिए जो हमारा इसका राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। क्या बनेगा? द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्या? ऑप्शन डी। और आपको ये पीडीएफ पूरी टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आप जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं त्रिभा क्लासेस, वहाँ पर आपको टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड करा दी जाए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का चैनल आ जाएगा, तो वहाँ से आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में आपको बता दें कि जो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड द जो प्रोसेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन विच इज नॉट एप्लीकेबल इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम वाइल रेस्ट द ऑप्शंस आर एप्लीकेबल टू बोथ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो इसमें ये बात कही गई थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है। तो ये आपको बताना है। देखिए पहला स्टेटमेंट पढ़िए क्या है? द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सेकेंड देखिए क्या स्टेटमेंट दिया गया है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फेडरल एंड यूनिटरी बोथ। थर्ड स्टेटमेंट द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस इज ऑफ द फेडरल फॉर्म। और फोर्थ स्टेटमेंट क्या दिया गया? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज अपॉइंटेड बाय द पीपल। और ये पूछा गया था 38 बीपीएससी बिहार पीसीएस में पूछा गया था प्रीलिम्स 1992 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कैसी है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरह ही वर्क करती है। और इसमें आपको बता दें
कि द गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका इज फेडरल, कि जो दोनों की गवर्नमेंट सिस्टम है इंडिया की और अमेरिका की, वो कैसी है, फेडरल सिस्टम है, एक यूनिटी है, एक एकात्मक सरकार है, जिसे हम संघात्मक या एकात्मक कह सकते हैं। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज ए फेडरल रिपब्लिक consisting of 50 states. However, India is a union of 28 states and 8 unions, आप कह सकते हैं यूनियन टेरिटरीज। और आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 1 है वो क्या कहता है, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इट इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ए फेडरल गवर्नमेंट इज वन इन विच देयर इज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड बोथ ऑपरेशंस, जो बोथ ऑपरेट इन दियर रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन इंडिपेंडेंटली। तो ये बात कही गई है, कैसा है हमारा फेडरल सिस्टम है। और उसमें क्या बात कही गई कि जैसे कि जो पावर ऑफ गवर्नमेंट होगी, जैसे यूनियन की पावर होगी या फिर जो स्टेट की पावर होगी, वो उनके पास अलग अलग अपनी पावर होगी। और क्या होता है कि अगर जैसे आपको बता दें, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की अगर फेडरल हमारा ना होता, फेडरल सिस्टम ना होता और सबकी पावर अलग होती, जैसे कि पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था, जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका पढ़ रहे हैं वो होंगे, आशा करता हूँ आप लोगों ने पढ़ा होगा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार नहीं हुआ था और कॉन्स्टिट्यूशन को बनने से पहले ये बात कही गई थी, जब प्रस्ताव आ रहे थे, अगस्त प्रस्ताव आया था, तो ये सब प्रस्ताव जब आ रहे थे और कैबिनेट मिशन से आने से पहले ये बात कही गई थी कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 स्टेप में बनकर तैयार होगा। जैसे मान लो कोई ग्रुप बनाया जाएगा, तो इसमें ग्रुप बनाए जाएंगे, एक ग्रुप बना दिया गया, जैसे कोई एक ग्रुप बना दिए गए, 3 ग्रुप बना दिए गए या फिर 4 ग्रुप बना दिए गए थे, जैसे 4 ग्रुप में डिवाइड किए गए थे स्टेट। तो इसमें मान लो कुछ स्टेट हैं, तो ये स्टेट डिवाइड किए गए थे 4 ग्रुप में। तो 4 ग्रुप में जब ये स्टेट डिवाइड किए गए थे, अब जैसे इनके ऊपर क्या है, इनके ऊपर सभी के ऊपर एक एक यूनियन काम करेगा। अब वो यूनियन कौन होगा, वो यूनियन होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का यूनियन काम कर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर वर्क करेगा। तो जब ये आज़ादी से पहले की बात बता रहे हैं, अगर ये ऐसा संविधान बनकर तैयार होता तो बहुत गलत होता, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये पहले की बात है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात है, वह मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए, जब इसमें क्या कहा गया था कि एक संविधान किसका होगा, यूनियन का होगा, एक संविधान किसका होगा, यूनियन का होगा। और फिर उसके बाद एक संविधान होगा, दूसरा संविधान होगा किसी ग्रुप का, पर्टिकुलर ग्रुप का, या फिर ए का हो सकता है या बी का हो सकता है या सी का हो सकता है या डी का हो सकता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप का एक संविधान होगा। फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर ग्रुप में जो भी स्टेट डिफाइन किए गए हैं, जैसे मान लो यहाँ पर मद्रास किया गया, बॉम्बे किया गया, कलकत्ता किया गया, तो ये स्टेट डिफाइन किए गए हैं। तो इसमें क्या होगा कि जैसे इसको, जैसे यहाँ से मान लो यहाँ से बॉम्बे को डिफाइन किया गया है, तो बॉम्बे इसका अपना संविधान अलग से होगा, इसका संविधान अपना अलग से होगा, एक इसका संविधान होगा, फिर दूसरे नंबर पर इसका होगा और तीसरे नंबर पर इसका संविधान होगा। मतलब क्या है कि बॉम्बे में अगर हम लोग रह रहे हैं, अगर हम लोग कोई भी व्यक्ति रह रहा है, कोई भी मैन रह रहा है बॉम्बे में, तो उस व्यक्ति को सबसे पहले किसका संविधान मानना पड़ेगा, बॉम्बे का संविधान मानना पड़ेगा। किसका संविधान मानना पड़ेगा, बॉम्बे का। फिर उसके बाद किसका मानना पड़ेगा, वो जिस ग्रुप में है, बॉम्बे किस ग्रुप में है, ए ग्रुप में, ए का संविधान मानना पड़ेगा। और फिर उसके बाद ए को किसका मानना पड़ेगा, यूनियन का संविधान मानना पड़ेगा। तो यहाँ से जो हमारी स्टेप बनेंगी, 3 स्टेप्स बनकर तैयार होंगी, तो ये संविधान मानने पड़ेंगे, इनकी इनकी पूरी बातें माननी पड़ेंगी। तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा कुछ अलग से हो सकता है। अब देखिए क्या हो सकता है इसमें और क्या हो सकता है। अब जैसे मान लो कि अगर मुझे क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर ट्रांसपोर्ट करना है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टैक्स मान लो ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पर टैक्स है जो इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हो रखा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रखा है। और यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा कम हो रखा है, डिक्रीज हो रखा है। तो अब जैसे मान लो ये ए जगह, एक ये बी जगह है। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से ए वाले की जगह से बी जगह पर एक पहुँचाना है। अब यहाँ से वो कोई चीज़ लेगा, 100 रुपये की चीज़ लेगा, यहाँ से मान लो टैक्स है 5%, तो यहाँ पर कितना लगेगा, 105 रुपये ही उसे देना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर उसे 10% टैक्स है, तो यहाँ पर कितना देना पड़ेगा, यहाँ पर उसे 110 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या है, इन लोगों में आपस में संबंध हैं जो बेकार बन सकते हैं, गलत बन सकते हैं। तो इसीलिए क्या किया गया है, एक ही सिस्टम को अपनाया गया है, केवल यूनियन का ही, फेडरल सिस्टम को अपनाकर एक ही संविधान का निर्माण किया गया है। हमारे लिए, हम लोगों के लिए एक ही संविधान का निर्माण किया गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कंकरेंट लिस्ट इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन बाय द सोवियत यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा,
इटली। तो ये आपको बताना है किसके द्वारा दी गई है, क्या कंकरेंट लिस्ट किसके द्वारा दी गई है। और ये किस में पूछा गया है, झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2003 में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में आपको बता दें कि द कंकरेंट लिस्ट इज बारोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इन दिस लिस्ट दोज आइटम्स आर इंक्लूडेड ऑन विच बोथ यूनियन एंड स्टेट्स हैव राइट टू मेक लॉ। मतलब क्या है कि इसमें जो कंकरेंट लिस्ट, अब कंकरेंट लिस्ट के बारे में क्या है कि इसमें यूनियन भी कानून बना सकता है और स्टेट भी कानून बना सकता है, दोनों लोग मिलके कानून बना सकते हैं। तो इसमें ये कंकरेंट लिस्ट में ये बात कही गई है कि आइटम्स, ये दोज आइटम्स आर इंक्लूडेड ऑन विच बोथ यूनियन एंड स्टेट्स हैव राइट टू मेक लॉ एंड इट इज़ द 7th शेड्यूल। और कौन से शेड्यूल में ये बात की गई है, 7th शेड्यूल में बात की गई है, लिस्ट के बारे में बात की गई 7th शेड्यूल में। और शेड्यूल के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। तो देखिए शेड्यूल के बारे में, तो संविधान में जब शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में शेड्यूल की बात करें, अनुसूचियों की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में कितने शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल हैं। जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तब उसमें 8 शेड्यूल थे और 4 शेड्यूल को बाद में जोड़ा गया था। एक 9वें शेड्यूल को जो पहला संविधान संशोधन हुआ था उसमें जोड़ा गया था, जिसका क्या है, भूमि सुधार के बारे में 9वीं शेड्यूल है, 9वीं अनुसूची है, उसको जोड़ा गया था, लैंड रिफॉर्म। और इसके बाद में जो 10वीं है एंटी डिफेक्शन लॉ, क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ, इसे ये है 10वीं अनुसूची, तो इसे जोड़ा गया था। इसके बाद में जोड़ा गया था नगर पंचायत को, किसको जोड़ा गया था, नगर पंचायत को। फिर इसके बाद जोड़ा गया था म्यूनिसिपैलिटीज़ को। तो इन सबको जोड़ा गया था, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ को जोड़ा गया था। ये 11वीं अनुसूची हो गई और ये हमारी 12वीं अनुसूची हो गई। इससे पहले की अनुसूचियाँ क्या है, जैसे इसमें पहले में बात की गई है जो पहली जो क्या कह सकते हैं स्टेट्स, या फिर यहाँ पर जो स्टेट होगा वो किसका डिफाइन करेगा, एक नेशनल की बात की गई है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, या फिर कह सकते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की बात की गई है। और उसके बाद में हमारा जो कितना आएगा, सैलरी के बारे में बात की गई, ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में बात की गई, राज्यसभा सीटों के बारे में बात कही गई है। तो इन सभी के बारे में बात की गई, जो शेड्यूल ट्राइब एरिया हैं और उन पर एडमिनिस्ट्रेशन है कैसे कैसे होगा, इन सब के बारे में बात की गई है। तो ये हमारी कितनी कुल 8 अनुसूचियाँ जो थी वो पहले थी और इसके बाद में 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया था। और इसमें जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं 7वीं अनुसूची की। किसकी बात कर रहे हैं, 7वीं अनुसूची, लिस्ट की बात कर रहे हैं। और लिस्ट में कितनी लिस्ट को डिफाइन किया गया है, लिस्ट में डिफाइन किया गया है 3 लिस्ट को डिफाइन किया गया है। अब ये कौन कौन सी हैं, एक तो आएगी यूनियन लिस्ट आएगी और एक आएगी स्टेट लिस्ट आएगी और कौन सी आएगी, फिर आएगी कंकरेंट लिस्ट। तो इसमें क्या यूनियन लिस्ट में है जो यूनियन कानून बना सकती है और स्टेट लिस्ट में स्टेट ही कानून बना सकती है और कंकरेंट लिस्ट में दोनों लोग मिलकर कानून बनाएंगे। कौन, कि जो स्टेट और यूनियन दोनों लोग मिलकर कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत कानून बनाएंगे। इनके पास दोनों के पास राइट्स होगा, यूनियन एंड स्टेट्स हैव राइट टू मेक लॉ। तो ये दोनों लोग मिलकर कानून बनाएंगे। और ये 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई है। और ये इसमें क्या किया है कि 47 आइटम्स को इंक्लूड किया गया था और इसके बाद में इंक्रीज करके 52 आइटम्स कर दिए गए। पहले क्या था कि 42 आइटम्स थे, पहले कितने थे, 42 आइटम थे, केवल 47 आइटम्स थे, केवल 47 के बारे में ही कानून बना सकता था। लेकिन अब क्या है, अब इसमें बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 52 कर दिया गया कि अब 52 सब्जेक्ट को लेकर कानून बना सकते हैं यूनियन एंड स्टेट्स दोनों लोग मिलकर। किसके अंतर्गत, कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची के अंतर्गत दोनों लोग मिलकर कानून बना सकते हैं। अब जो जोड़े गए थे वो कौन कौन से जोड़े गए थे, एक तो देखिए क्या जोड़ा गया था, 11A जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था, 11A जोड़ा गया था, 17A जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था, 17A। इसके बाद जोड़ा गया था 17B जोड़ा गया था और जोड़ा गया था 20A जोड़ा गया था और 33B जोड़ा गया था। तो ये चीज़ें जोड़ी गई थी बाद में। और इससे पहले कितने थे, 47 थे, बाद में ये 5 जोड़ दिए गए तो कितने हो गए, 52 कानून अब बना सकते हैं। 52 लॉस दोनों लोग मिलकर बना सकते हैं, यूनियन एंड स्टेट्स मिलकर दोनों लोग 52 लॉस बना सकते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा।
तो लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बारोड फ्रॉम। तो इससे पहले मैंने कंकरेंट लिस्ट के बारे में पूरे डिस्क्रिप्शन दे दिया है आपको। अब इस क्वेश्चन में क्या बताना है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पहले क्वेश्चन था तो सेम टू सेम आप क्वेश्चन कह सकते हैं कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही है एक तरीके से। तो इसमें भी वही पूछा गया है कि आइडिया कहाँ से आया। तो इसका जो आइडिया आया था ये ऑप्शन डी। सो यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक हो गया, ये ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से आया था, ऑस्ट्रेलिया से आया लिया गया था। ये सेम क्वेश्चन हो गया पिछले जैसा ही। तो ये लेकिन क्या है, ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है लेकिन कहने का मतलब उसका सेम ही है कि जो कंकरेंट लिस्ट का है वो भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से आइडिया को उधार लिया था, किस संविधान से वारो किया था, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से वारो किया था। और जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो केवल पूछा गया था झारखंड पीसीएस प्री में 2003 में। लेकिन ये वाला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस मेंस 2014 में पूछा गया था, यूपी पीसीएस मेंस 2011 में पूछा गया था और यूपी पीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया था। 3 बार लगातार कह सकते हैं, 3 बार लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कंटिन्यूअसली पूछा जा चुका है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। और इसी के साथ आज के इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। और अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। और बेल आइकन को दबाने से क्या फ़ायदा है कि वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगी और जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर डायरेक्ट तिरवा क्लासेस सर्च कर सकते हैं। वहाँ से आपको इसका जो भी पीडीएफ होगी, जो भी हमारे नोट्स होंगे, जितनी भी हमारे नोट्स होंगे या फिर जो भी हमारी क्लासेस रहती हैं उन सभी की पीडीएफ्स प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और डेली सुबह 7 AM 7 बजे हमारी करेंट अफेयर्स की क्लास रहती है। तो आप इसको देखना जरूर ना भूलें, इसको देखें, जरूर देखें और सभी के साथ इसको शेयर करें। और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ में बेल आइकन को दबा दें। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।